लालच और जादुई पेड़। बहुत साल पहले श्याम नाम का एक लकड़हारा था। वो काफी मेहनती था। वो हर दिन जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट के अपने तांगे पर लेकर बाजार जाया करता था। तुम्हारे पास सबसे अच्छी लकड़ियाँ होती हैं श्याम, क्योंकि तुम जंगल में रहते हो और तुम जंगल का कोना कोना जानते हो। ये लो श्याम, पर संभाल के। तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो, पर मुझे पता है कि तुम्हारी एक कमजोरी भी है, जुआ खेलना। घबराओ नहीं राम, मैं ये जुआ जल्दी ही छोड़ दूंगा। बस आज आखिरी बार खेलूंगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आज मैं बहुत पैसे जीत गया तो मैं जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। श्याम के साथ 3 लोग पत्तों के साथ बैठे थे। सब श्याम पे हंस रहे थे। श्याम का सर झुक गया और वो वहाँ से चला गया। श्याम को जुआ खेलना बहुत पसंद था, पर जुए को श्याम नहीं पसंद था। वो हमेशा हारता रहता था। राम सही कह रहा था, वही मेरा सच्चा दोस्त है। अब मुझे जुआ खेलना हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ अब से कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी सारी गलत आदतें खत्म हो जाएं। हर दिन की तरह श्याम फिर से जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, उसे कोई नहीं दिखता। कोई है? उसे फिर से तेज आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है? श्याम दद्दू की मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। दद्दू का पैर पत्थर में फंस गया था। श्याम जाके जल्दी से पत्थर हटाता है और उसे एक बाजू करता है। वो दद्दू को उठा के अपने तांगे पे ले जाता है। दद्दू का कोई नहीं था, तो श्याम ने उनकी सेवा एकदम अपने पिताजी जैसे की। दद्दू की तबीयत अब ठीक हो जाती है। शुक्रिया श्याम, तुमने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तुम बहुत दयालु इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज था दद्दू। दद्दू अपने हाथ से निकाल के श्याम को कुछ देते हैं। श्याम उसे देखता है। वो एक बीज था। इस बीज का मैं क्या करूं दद्दू? ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा। ये पेड़ 1 साल में फल देने लगता है और इसमें साल भर में जितने फल आते हैं एक साथ उगते हैं। सबसे ज्यादा रसीले और मीठे और सबसे स्वादिष्ट फल आते हैं इसके। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम फल तोड़ नहीं सकते। जब जिस फल का मौसम होगा वो अपने आप गिर जाएगा। दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर श्याम अपने बागीचे में जाके बीज बो देता है। पेड़ साल भर में उग जाता है। 1 साल बाद पेड़ आम, संतरे, अंगूर, पाइनएप्पल से लहलहा रहा था। श्याम तांगे में आम भर के बाजार लेकर जाता है। तभी वहाँ से राम निकलता है। कहाँ हो तुम श्याम? काफी दिन से दिखे नहीं और मुझे लगता है कि तुमने लकड़ी का काम बंद कर दिया। हाँ राम, अब मैं शहर के सबसे अच्छे फल बेचता हूँ। वाह श्याम, सुनकर काफी खुशी हुई। घर जाते वक्त श्याम उसी जुए खाने से गुजरता है। उसका मन बहुत था जाने का, पर वह नहीं जाता। ए श्याम, चल आजा, जुआ खेलते हैं। नहीं नहीं, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। मैंने सुना है तू अच्छे पैसे कमा रहा है। हाँ, पर अब मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। सिर्फ एक खेल हो जाए। श्याम 3 लोगों के साथ जुआ खेलना चालू करता है। आज मेरा अच्छा दिन है। आज मैं सब जीत जाऊंगा। आज मैं एक तांगा भर के सेब की शर्त लगाता हूँ। सेब? वो भी गर्मी में? नामुमकिन।
मुझे तुम पे भरोसा नहीं। दिखाओ मुझे, कहाँ है सेब? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? रुको, मैं अभी वापस आया। श्याम जाके सेब तोड़ना चालू कर देता है। आज जीतने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फल भी नहीं। श्याम सेब लेकर पहुंचता है। मैंने आज तक इतने लाल सेब नहीं देखे, ये तो काफी अनमोल हैं। चलो खेलें। श्याम एक बहुत ही बेकार जुआरी था। श्याम जाके देखता है कि वो जादुई पेड़ पूरा सूख चुका था। हे भगवान, मैं क्यों इतना लालची बना? इस लालच के कारण मैंने सब खो दिया। जादुई मटका। एक गांव में एक किसान रहता था। वह एक जमींदार के यहाँ खेती का काम करता था और बहुत गरीब भी था। एक दिन वर्षा के आगमन से पहले बुआई के लिए वह खेतों में खुदाई कर रहा था। अचानक जमीन में उसे बड़ा सा मटका मिल गया। उसने मटका बाहर निकाला और सोचा, इसका क्या प्रयोग हो सकता है। मटके को किनारे पर रखकर वह काम में जुट गया। दोपहर के भोजन के समय वह अपनी कुदाल मटके में डालकर पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगा। भोजन के बाद जैसे ही वह खेत में गया, वह मटका देखकर हैरान रह गया। अरे, यह क्या? मैं तो एक ही कुदाल रख कर गया था। यह मटका तो 100 कुदालों से भर चुका है। यह कोई मामूली मटका नहीं, जादुई मटका है। शाम को घर जाते समय मजदूर वह मटका अपने घर ले गया। जादुई मटके की मदद से अब वह धीरे धीरे अमीर होता चला गया। उसके पास अब पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और खाने के लिए अच्छा भोजन भी था। यह सब देख जमींदार को उस पर शक होने लगा। अचानक यह इतना धनवान कैसे हो गया? मुझे पता लगाना होगा। जमींदार मजदूर का पीछा करने लगा और उसे सच्चाई का पता चल गया। अगर यह मटका मुझे मिल जाए तो मैं और धनवान बन सकता हूँ। जमींदार ने मजदूर को डरा धमका कर मटका हासिल कर लिया और अपने घर ले आया। अब वह अपने धन जैसे हीरे जवाहरात को मटके में डालता और वह 100 गुना बढ़ जाते। जल्द ही यह बात राजा को पता चली और राजा ने जमींदार से कहा, यह मटका मेरे राज्य की भूमि से मिला है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा यह कहकर मटका अपने साथ ले गया और राजमहल में पहुंचकर खुश होने लगा। मैं भी तो देखूं कि यह मटका क्या कमाल दिखाता है। अब तो यह जादुई मटका मेरा है। मैं पूरे देश पर राज कर सकता हूँ। अचानक जैसे ही राजा मटके के पास गया, उसका पैर फिसला और वह मटके में जा गिरा। बस फिर क्या था, एक एक करके मटके में से 100 राजा बाहर आने लगे। मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। नहीं नहीं, मैं राजा बनूंगा। मैंने कहा मैं राजा बनूंगा। अरे मैंने कहा मैं असली राजा हूँ। तुम सब हट जाओ, मैं हूँ असली राजा। धीरे धीरे सभी राजा एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर गए। लालच बुरी बला है। चांदी के सिक्के देने वाली गाय। जादुई गाय। एक गांव में रतन और रजत नाम के 2 अमीर किसान रहते थे। उनके पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारी गायें भी थी। वो दोनों और गायें खरीदना चाहते थे। उनके पड़ोस में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मदन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा
और केवल एक ही गाय थी। मदन के पास जो भी कुछ था वह उससे संतुष्ट रहता था और भगवान को उसके लिए धन्यवाद देता था। देखो, मदन तो बहुत खुश लग रहा है। इतनी गरीबी में ये कैसे खुश रहता है? अगर हम इसकी गाय खरीद लें तो अच्छा रहेगा। एक दिन रजत और रतन मदन की गाय खरीदने के लिए उसके पास आए। कैसे हो मदन? हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। इसके बदले हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देंगे। मदन अपनी गाय को बहुत प्यार करता था और उसे बेचना नहीं चाहता था। मुझे अपनी गाय बेचनी नहीं है, आप लोग किसी और से गाय खरीद लें। मदन के मना करने पर रतन और रजत बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि वो मदन से बदला लेंगे। रतन, मदन ने हमारा अपमान किया है और गाय भी नहीं बेची। हाँ हाँ रतन, हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। यही हमारा बदला होगा। अच्छा, कैसे? हम उसकी फसल नष्ट कर देंगे, तो वह क्या खाएगा और क्या गाय को खिलाएगा? उन दोनों ने रात के समय मदन के खेत जला दिए। मदन ने जब यह देखा तो बहुत उदास हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं जीवन यापन कैसे करूंगा? कई दिन बीत गए और मदन का सारा राशन खत्म हो गया। मदन और उसकी गाय दोनों भूखे थे। उसने सोचा, अब मैं गाय को कुछ नहीं खिला सकता, इसे बेच देता हूँ। नया मालिक इसे खाना तो देगा। अगली सुबह मदन गाय और अपनी सारी पूंजी लेकर गाय बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, मेरे पास केवल 10 सिक्के हैं। रास्ते में कोई चोर या लुटेरा मेरे ये सिक्के छीन लेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं यह सिक्के अपनी प्यारी गाय के गले से बांध देता हूँ। थोड़ी दूर जाकर वह एक सराय में आराम करने के लिए रुक गया। सराय के बाहर उसने गाय को बांध दिया और खुद अंदर चला गया। तभी गाय के गले में बंधा चांदी का एक सिक्का नीचे गिर गया। सराय के मालिक ने सिक्का गिरते हुए देखा और सोचा, यह गाय तो चांदी का सिक्का देती है। शायद इसके मालिक को यह बात नहीं पता। क्यों ना मैं यह गाय खरीद लूं? क्या यह गाय आपकी है? जी हाँ, मेरी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ, इसीलिए बाजार ले जा रहा हूँ। अब आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। मैं इसे खरीद लेता हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से चांदी के सिक्के दूंगा। बहुत से चांदी के सिक्के? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सराय के मालिक से सिक्के लेकर मदन अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह चांदी के सिक्के गिनने लगा और सोचा कि यह तो इतने सिक्के हैं कि वह अब एक नई गाय खरीद सकता है। यह तो 500 चांदी के सिक्के हैं। कुछ ही देर में रतन और रजत वहां आ गए और उसके सिक्के देखकर हैरान रह गए। अरे, इतने चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कहां से आए? ये सिक्के मुझे मेरी गाय बेचने से मिले हैं। भगवान ने मुझ पर कृपा की है और अब मैं बहुत सी गायें खरीदूंगा। रतन और रजत यह सोचकर उदास हो गए कि उनकी योजना उल्टी पड़ चुकी थी
मदन अब अमीर बन चुका था। किसी को नुकसान पहुंचाकर आप खुश नहीं रह सकते। एक राजकुमारी थी जिसका नाम था गुलाबी। वो बहुत सुंदर थी और सबसे सुंदर थे उसके लाल रंग के बाल, जो बहुत लंबे और खूबसूरत थे। राजकुमारी को गुलाब बहुत पसंद थे, इसीलिए उसका नाम गुलाबी रखा गया था। राज्य में हर जगह रंग बिरंगे गुलाब लगाए गए। हर कोई राजकुमारी को जब गुलाब भेंट देता वह बहुत खुश होती। हर शाम राजकुमारी अपने कमरे की बालकनी में जाती और ताली बजाती। तभी हर रोज वहाँ एक जादुई सुनहरी चिड़िया आकर राजकुमारी के हाथ पर बैठ जाती। उसके आते ही राजकुमारी के बाल और चमकने लगते और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगते। दोनों मिलकर एक लोरी गुनगुनाती। उस लोरी को सुन सभी की आंखों में जादू छा जाता। पूरे राज्य के लोग मीठे सपनों में खो जाते, बड़े ही आराम से सो जाते। यह देख राजकुमारी और सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होते। बस उस राज्य में ऐसा ही कई सालों तक होता गया। कई साल गुजर गए, मगर एक दिन एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी का पता चला। चुड़ैल राजकुमारी के लाल सुंदर बालों से जलने लगी। उसे राजकुमारी की मीठी आवाज भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो राजकुमारी को श्राप देती है। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, इतनी सुंदर लड़की के लाल बाल काले हो जाएं। ये मेरे बालों को क्या हुआ? ये काले कैसे हो गए? राजकुमारी के बाल लाल की जगह काले हो जाते हैं और शाम को लोरी गाते वक्त फिर चमकने लगते हैं। लेकिन इस बार राज्य में सभी को काले भयानक सपने आते हैं। रात मुझे सपने में सांप दिखा। हाँ, कल मुझे भी बहुत बुरा सपना आया। अगली शाम राजकुमारी सुनहरी चिड़िया को अपनी परेशानी बताती है। तब चिड़िया राजकुमारी को उपाय बताती है। बाल डालो गुलाब के पानी में। राजकुमारी ठीक वैसा ही करती है जैसा सुनहरी चिड़िया ने उसे कहा था। राजकुमारी के बाल फिर से पहले की तरह लाल और खूबसूरत बन जाते हैं। चुड़ैल को जब यह पता चला तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। राजकुमारी के बाल फिर से लाल कैसे हुए? हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, गुलाब का रंग फिर से फीका हो जाए। फिर क्या था, राजकुमारी के बाल दूसरी बार काले हो गए। इस बार चुड़ैल ने राज्य के सभी गुलाब भी तोड़ दिए। चुड़ैल राजकुमारी को उदास देख बहुत खुश होती। अब देखती हूँ मेरा श्राप कौन तोड़ता है। उदास राजकुमारी फिर सुनहरी चिड़िया से पूछती है, बताओ मैं अपने बालों को कैसे लाल बनाऊं? मेरे राज्य के सभी लोगों को भयानक सपने आएंगे। मैं ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रख सकती। मुझे अपने पुराने लाल बाल वापस चाहिए। चिड़िया दोबारा से राजकुमारी को उपाय बताती है। बाल डालो गुलाब के पानी में। पर गुलाब कहाँ से लाऊं? पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं है। राजकुमारी रोने लगी और उसका एक आंसू बालकनी से नीचे जाकर गिरा। ठीक वहीं पर जहाँ एक खूबसूरत राजकुमार हाथ में राजकुमारी का बाल लिए घूम रहा था, वह बाल जाकर आंसू पर गिरा। और यह क्या, बाल जैसे ही आंसू पर गिरा वह गुलाब बन गया। राजकुमारी और राजकुमार की नजर टकराई। तुम कौन हो? राजकुमारी, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ, जिसे तुमने यह बाल भेंट दिया था। यह गुलाब तुम्हारे लिए राजकुमारी।
राजकुमारी राजकुमार को पहचान जाती है। वह सच में उसका बचपन का मित्र था, जिसे एक दफा उसने अपना बाल दिया था और बदले में राजकुमार का एक बाल तोहफे के रूप में अपने पास संभाल लिया था। राजकुमारी जब राजकुमार को महल में बुलाती है, वह अपने पिताजी को सारी घटना के बारे में बताती है। पिताजी, ये मेरे बचपन का मित्र है। हमने बचपन में अपने बाल एक दूसरे को भेंट दिए थे और आज इसी बाल को मैंने गुलाब में बदलते देखा। राजा बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद एक पानी के बड़े टब में राजकुमारी गुलाब की पंखुड़ियों को डाल अपने बालों को डाल देती है और उसी समय काले बाल लाल हो जाते हैं। और यह सब देख राजा और प्रजा के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो जाती है। यह सब देख चुड़ैल वहां से भाग जाती है, क्योंकि अब वो इनसे हार जो जाती है। दांतों की परी। चिंकी एक 6 साल की लड़की थी। वो अपने बिस्तर पे अपनी माँ के बाजू में सो रही थी और उसकी मम्मी उसे कहानी सुना रही थी। माँ, क्या सच में परियां होती हैं? हाँ चिंकी, पर परियों को सिर्फ अच्छे बच्चे पसंद होते हैं और वो शैतान बच्चों के सामने नहीं आती। तो तुम्हें कभी शैतानी नहीं करनी, क्योंकि परियां हमेशा तुम्हें देखती रहती हैं। चलो अब सो जाओ चिंकी। गुड नाइट चिंकी। गुड नाइट माँ। चिंकी खाने की टेबल पर अपनी छोटी बहन मिंकी के साथ बैठ के गुड़ियों से खेल रही थी। मिंकी, जल्दी से दूध खत्म करो और चिंकी, गुड़ियों के साथ खेलना छोड़ के अपना एप्पल खाओ जल्दी से। मुझे भूख नहीं है माँ, नहीं पीना मुझे। अच्छी बच्ची हो ना तुम, नहीं तो परियां नहीं आएंगी। माँ, अगर मैंने ये एप्पल खा लिया तो परियां आएंगी? वो अगर तुम एप्पल खाओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा। चिंकी जल्दी से एप्पल खाना चालू कर देती है और अचानक जोर से रोने लगती है। देखो माँ, मेरा दांत टूट गया, लेकिन अब मैं इसे अपने तकिए के नीचे रख दूंगी और फिर दांतों की परी आ जाएगी। ये वो अपना दांत लेकर अपने कमरे में भागती है। और हाँ चिंकी, जल्दी सो जाना, नहीं तो दांतों की परी नहीं आएगी। माँ बस दरवाजा बंद करती है तो रोशनी की किरणें कमरे के अंदर आती हैं। चिंकी तकिए के नीचे रखा अपना दांत देखती है और सो जाती है। कुछ देर बाद चिंकी की नींद किसी आवाज से खुल जाती है और वो आँख खोल के देखती है कि उसके सामने एक बहुत सुंदर परी थी, जिसने सफेद रंग की गाउन पहन रखी थी और उसके हाथ में उसकी जादुई छड़ी थी और वो चिंकी के सामने उड़ रही थी। क्या तुम दांतों की परी हो? हाँ चिंकी, मैं ही दांतों की परी हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारे दांत लेने आई हूँ और तुम्हें गिफ्ट देने आई हूँ। क्या चाहिए चिंकी तुम्हें? मुझे परियां बहुत पसंद है। क्या तुम मुझे भी एक परी बना सकती हो? हाँ बिल्कुल, आबरा का जाबरा। चिंकी एक छोटी परी में बदल जाती है। वाह, धन्यवाद। चलो चिंकी, हम बादलों में चलते हैं, जैसे दूसरी परियां उड़ती हैं। परी चिंकी का हाथ पकड़ती है और वो उड़ते उड़ते खिड़की से निकल के बादलों के पीछे पहुंच जाती हैं। चिंकी को बहुत मजा आ रहा था, वो हंसे जा रही थी और कुछ टाइम बाद वो लोग फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। बाय चिंकी, अच्छी बच्ची रहना तुम। अब आप वापस कब आओगी? जब तुम्हारे पास मेरे लिए दांत होगा। चिंकी के दांत टूटते हैं और वो परी से मिलती है और आसमान में उड़ती है। चिंकी टेबल पे बैठी थी और अपनी दांत को हिला रही थी। नहीं चिंकी, ऐसा मत करो। माँ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मुझे दांतों की परी से मिलना है।
माँ चिंकी को देखकर हंसती है। माँ देखो, मेरा दांत टूट गया। अच्छी बच्ची, चलो इसे तुम्हारे तकिए के नीचे रख देते हैं। मिंकी सो जाती है। चिंकी चुपचाप जाके मिंकी का दांत चुरा लेती है और अपने तकिए के नीचे रख लेती है। अचानक वो उठती है और आईने के सामने जाकर देखती है कि उसके सारे दांत गायब हो जाते हैं। ये देख के वो रोने लगती है और फिर परी आ जाती है। क्या हुआ? क्यों रो रही हो चिंकी? क्योंकि मेरे सारे दांत गायब हो गए हैं। अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो तुम शैतान बच्ची क्यों बनी? ये तुम्हारी सजा है। क्या तुमने मिंकी का दांत चुराया? हाँ, मुझे माफ करना। क्या तुम फिर से ऐसा करोगी? नहीं नहीं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। परी अपनी जादुई छड़ी हिलाती है और चिंकी के दांत फिर से आ जाते हैं। मिंकी भी उठ जाती है और आके वो परी के गले लग जाती है। चलो बच्चों, मैं तुम्हें परियों की तरह उड़ाती हूँ। और फिर वो तीनों आसमान में उड़ जाते हैं।